तो चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग आप लोग को, अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर रंजीत सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, और हम लोग 22 क्वेश्चन जो है वह पिछले वाला वीडियो में हमने किया, और अब हम लोग जो है वह चलें अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग आज लगभग पूरी तरीक़ा से पूरा ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसको आज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने रहा, और आपको बताना है आंसर के.एम. मुंशी या डॉक्टर बी.एन. राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के. सुलभा। तो हम संविधान सभा के सलाहकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, संवैधानिक सलाहकार। तो ये हमारे थे वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव। कौन थे हमारे? बी.एन. राव। तो बी.एन. राव जो थे ये एक आईसीएस, उस समय आईसीएस होता था, आईसीएस एग्ज़ाम होता था, नहीं आईएएस, आज आईएएस हो गया एग्ज़ाम। आज उस समय आईसीएस ऑफिसर थे ये, और अनेक भाषाओं को ये ज्ञाता थे हमारे श्री बी.एन. राव जी। तो संविधान सभा का सलाहकार इन्हीं को चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की समिति सबसे बड़ी कार्य मंत्रालय समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? प्रकलन समिति। ये आपको मालूम ही होगा कि लोकसभा का जो अस्थाई समितियां हैं वह 3 वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर जो है नज़रें रखती है, कितना खर्च वगैरह हुआ, नहीं लेखा जोखा जो है समिति विभाग वो देखती है। इस तरीक़ा से देखा जाए तो हमारा प्रकलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। और प्रकलन समिति के कार्यों की अगर हम बात करें तो प्रकरण से संबंधित जो नीति के अनुरूप क्या इसके बारे में सुझाव देना, संगठन में सुधार करना, प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, साथ साथ में लोक प्रशासन की बात नीतियों का सुझाव दिया जाता है। प्रकरण के अंतर्गत जो है यही सारे चीज़ों को रखा गया है, और प्रकरण जो है हमारा संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे और उसका सुझाव देना होगा। समिति ऐसे ही सरकारी उपक्रमों को जो है समिति को इन नियमों अथवा उनके द्वारा सौंपे गए कृतियों को निर्वहन करती है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। लुक ईस्ट पॉलिसी जो का एक जो है वह कब परिवर्तन कब हुआ? लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो ये हमारा 25 नंबर का आंसर आपको ढूंढना है। हमारा नवंबर 2015 होगा या दिसंबर 2015 या नवंबर 2014 या दिसंबर 2014। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नहीं लुक ईस्ट पॉलिसी में एक्ट ईस्ट नहीं, पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी आया था मोदी जी के द्वारा, उसी को कर दिया गया एक्ट ईस्ट। नहीं, अब लुक नहीं करना है बल्कि अब एक्ट करना है, काम करना है। तो कब किया गया? तो ये हमारा नवंबर 2014 में किया गया था इस पॉलिसी में बदलाव। जो प्रशांत क्षेत्र के जो मौजूद देश थे जिनकी सहभागिता को बढ़ावा देना था, इस नीति के तहत जो है पूर्व सरकारें की ओर से जो है लुक ईस्ट की नीति को एक कदम आगे बढ़ाया था, और एक आर्थिक पहल के तौर पर जो है शुरू हुआ था इस नीति का, और राजनीतिक नहीं एक तरीक़ा से सांस्कृतिक अहमियत हासिल कर ली। और भारत में इस नीति को तहत जो है इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आसियान देशों के साथ जो हमारा एशियाई प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ संपर्क और आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? नवंबर 2014। चलिए, उत्तर प्रदेश की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 11वीं अनुसूची में, 12वीं में, 9वीं में, 10वीं में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग दें। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का ये हमारा हो जाएगा 9वीं अनुसूची में निहित है। संविधान का वह नहीं 9वीं अनुसूची में इसको जो है निहित किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जब हुआ था तो उसके तहत इसको जोड़ा गया था, अधिग्रहण किया गया था, और इस अनुसूची में जो है कई सारे विषयों को सम्मिलित किया गया। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है इसको, और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं 9वीं अनुसूची में।
27 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाई गया था? मूल कर्तव्य कब लाया गया हमारे संविधान में? तो ये हमारा मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और इसका जो समिति के जो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था एक तरीक़ा से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें इस आंसर की बात करें 27 का, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1976। नहीं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। सर्वप्रथम पंचायत राज का गठन किस वर्ष किया गया? ये हमारा 28 क्वेश्चन का है आंसर। 1959 को जो है भारत के में प्राचीन काल से ही पंचायत राज व्यवस्था का अस्तित्व रही है और आधुनिक काल में भारत का जो है प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और पंचायती राज व्यवस्था को जो है ग्राम, तालुका और ज़िला आते हैं इस तरीक़ा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग चलते हैं। बिहार के किस ज़िले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसको सिल्क सिटी से के नाम से जाना जाता है? तो हमारा बिहार का जो है वह है भागलपुर ज़िला है। भागलपुर जो है वह सिल्क वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों, रेशम उत्पादन के लिए जो है बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रेशम बहुत लोकप्रिय किस्म के टसर रेशम का उत्पादन होता है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? ये आ गया बिहार स्पेशल क्वेश्चन आपको। तो 30 में आपका हमारा 51.50% हमारा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 51.50 नहीं है, ये हमारा महिला साक्षरता दर है। जबकि अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.20% जो है हमारा साक्षरता दर है बिहार में। जबकि कुल देश की साक्षरता दर में बिहार का 73% है, जिसमें पुरुष का जो है 80.9 है और महिला का 64.6 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। हम लोग अरहर संकर किस्म है, किस किस्म का है ये बताना आपको, किस में बताना है 31 का। तो ये हमारा अरहर जो है एक तरीका एक किस्म है जो हमारा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ICPH 8 हो जाएगा। चलिए 32 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश JL कपूर स्वतंत्र भारत के, या न्यायाधीश VK सुंदरम, या इसके और भी ऑप्शन होंगे यहाँ पे आपको, न्यायाधीश TB वेंकटेश्वर अय्यर या श्री MS सतवन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए जल्दी से। 32 का हमारा हो जाएगा आंसर डी नंबर, श्री MC तलवद ये 1955 में इनको जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और प्रथम अध्यक्ष के रूप में अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ को नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान है। अभी करंट की बात करें तो अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने के लिए विधि को कहते हैं। ग्रीन हाउस की विधि जो सब्जियां उगाते हैं उसको कौन सा विधि कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताएं कौन सा विधि कहेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये हमारा हो जाएगा वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने वाले विधि को वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं। इस विधि में सब्जियों को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक की एक संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 34 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम लोग चलते हैं। तो 34 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। जल्दी से आप लोग बताएं 34 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.65, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर 35 का। निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाग का मतलब बगीचे लगाने का तो बताइए जल्दी से आप लोग कौन सा विधि? तो सामोच्च विधि होता है। सामोच्च विधि क्या होता है? इस विधि में क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण, फसल की उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली और कम लागत वाली विधि होती है, इसलिए इसका जो है बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 36 के नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? पंचम सवारी में तो पंचम सवारी जो है ताल में 15 मात्राएं होती है और इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। यह ताल ख्याल अंक की गायकी के साथ संगत करने की ताल है। चलिए
37 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन थे? जल्दी से आप लोग बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ये हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं और इस गीत के द्वारा इन्होंने जो उपन्यास जो है किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है और इसकी रचना कब की गई थी? 1882 में की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। राग भैरव का गायन का समय क्या है? सायंकाल, रात्रि, प्रातःकाल, दोपहर? जल्दी से बताएं आप लोग। राग जो है वह प्रातः काल में गाया जाता है। भैरव नहीं, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक जो है गाया जाता है राग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। यह भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, एक राज्य एक चुनाव, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन की आवश्यकता होगी? जल्दी से आप लोग बताएं। तो भारतीय के किस अनुच्छेद में को जो है अनुच्छेद में जो है आवश्यकता होगी जल्दी संशोधन करने की? तो हमारा अनुच्छेद 356 के तहत जो है हाँ, अनुच्छेद 356 के सहित नहीं अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात राज्य में जो है संवैधानिक जो तंत्र की विफलता के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और इस प्रभाव के कारण एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था को लागू करने में कठिनाई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं हम लोग। है विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों का अपेक्षिक अनुपात कहते हैं। क्या अपेक्षिक अनुपात? तो ये हमारा मृदा कणकार हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 का मृदा कणकार हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? जल्दी से बताइए। करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन है। आदर्श वाक्य आल्टियास, इटियास और फोर्टियास, ये हमारा आदर्श वाक्य है। इसको आप याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है तेज, उच्च, मजबूत। यह वाक्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के संस्थापक पियरे डे कौटियाज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओलंपिक झंडे पर 5 सर्किल होते हैं जो 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। चलिए 41 हमारा हो गया। अब चलते हैं 42 पर क्वेश्चन नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? जल्दी से आप लोग बताएं। करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें जो है पुरस्कार 2000 में दिया गया था। ठीक है, पुलेला गोपीचंद हो जाएंगे। चलिए मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से आप लोग बताएं। 8, 10, 5, 4, 6 क्या होता है? तो हमारा मनोरंजन जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चक्रासन। चक्रासन जो है हमारा है यह नहीं गलत है, चक्रासन नहीं होगा 44 का, ये हमारा वज्रासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्रासन। ये घुटनों की शक्ति के लिए जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। 45 नंबर पे चलते हैं हम लोग। है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। 45 का हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वह हमारा मणिपुर में खोला गया और यह जो एक सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी है, नहीं विश्वविद्यालय है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री खुद मोदी जी ने किया था 16 मार्च 2018 को और जून 2018 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय द्वारा खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश लागू किया गया इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, क्या हो जाएगा? 46 का हमारा विटामिन और खनिज हो जाएगा। विटामिन और खनिज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं हम लोग। है निम्नलिखित विधियां में से भोजन पकाने की सोलर विधि को क्या कहते हैं? सेकना, भुनना, तलना, क्या होगा? उबालना। उबाल से होता है हमारा सोलर विधि से खाना। ट्रिप्सन जो है हमारा एंजाइम है किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, यहाँ पे एंजाइम आप लोग कर लीजिएगा, एंजाइम। ठीक है, ये हमारा एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम जो है भोजन पचाने की क्रिया में सहायता देता है? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है जिससे कि खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो सके। तो हमारा ये प्रोटीन के पाचन में होता है इसका उपयोग, ट्रिप्सिन एंजाइम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। चेचक विषाणु का नाम बताइए कौन सा इसमें? ये हमारा हो जाएगा वेरियोला वायरस। चलिए 50 नंबर की तरफ चलते हैं। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि जो हमारा है और रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। सेफर विधि जो है पानी में डूबने पर, दम घुटने या बिजली का झटका लगने पर कृत्रिम सांस देने की एक विधि है और इस विधि से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पेट के बल लेटाकर उसकी पीठ पर इस प्रकार दबाव डाला जाता है कि उसके फेफड़ों पर दबाव पड़े और फेफड़े में भरी हुई हवा बाहर निकल जाए। इस विधि के अलावा सिल्वेस्टर, लेबोर्ड रॉकिंग या इप्स विधि भी इस कृत्रिम सांस देने के लिए किया जाता है। शेफर
चलिए 51 पर आते हैं। संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो 51 हमारा हो जाएगा ब्रालैंड कमीशन रिपोर्ट, नहीं ब्राटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो हमारा है यह 1987 में आया था हमारा, नहीं, और इस आयोग का पूरा नाम जो था पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग का था। 1983 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर हम लोग चलते हैं अब है। चलिए ये रहा 52। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारा है 5 अक्टूबर 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी पर जो है गंगा डॉल्फिन को जो है, नहीं, जो हमारा गंगेरिका है इसको जो है 18 मई 2010 को पर्यावरण वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में से अनुसूचित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं हम लोग हैं। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 53 1980 में किया गया 53। 54 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस का जो है प्रभाव नहीं होता है? किस पर? तो कार्बन डाइऑक्साइड पर जो है नहीं हमारा नहीं पड़ता ग्रीन हाउस का इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है? तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, कीटनाशक रसायन। 56 की बात करें, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो ये हमारा तेल की कमी और सफाई नहीं करने पर भारी चलती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी को कौन सा रोग होता है? वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी होता है जब आप वृद्ध हो जाते हैं और हड्डियां कमज़ोर होती है। गिरने और झाँकने घुसने से हल्के तनाव से गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकते हैं, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाला फ्रैक्चर आमतौर पर रीढ़, कलाई और कूल्हे पर होती है। चलिए तो 58 की तरफ आते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में, तो ये हमारा ग्लोबिन है। 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। आजकल यूरोप और भारत में किस नहीं शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति चलती है? तो हमारा ये हार्वर्ड पर चलती है। हार्वर्ड एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करके इनका जो है इनको जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हम लोग हैं। योजना विधि आधारित हमारा है। योजना विधि आधारित है किस पर? योजना विधि ये हमारा करके सीखना पर है, नहीं, लर्निंग बाई डूइंग। चलिए 61 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध INM मुकदमे के वकील थे? तो जल्दी से आप लोग बता दें। ये हमारा जो है इसका आंसर जो है ये आपको नहीं और भी ऊपर मिलेगा। आसफ़ अली जी थे। आसफ़ अली जो है ये इसके क्या थे? आज़ाद हिंद फौज INM मुकदमे के पक्ष में वकील के रूप में भोला भाई देसाई और सर तेज बहादुर कैलाशनाथ काटजू आसफ़ अली का काम किया था इन्होंने। चलिए 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? जल्दी से आप लोग बताएं। ये हमारा संविधान सभा, नहीं, संविधान सभा, भारतीय निर्माता संविधान सभा ने ही 14-15 अगस्त को 1947 रात्रि अंतरिम संसद के रूप में स्वतंत्र भारत की सत्ता ग्रहण की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हम लोग हैं। निम्नलिखित में से किस आज़ाद हिंद फौज किस अधिकारी के लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? जल्दी से आप लोग बता दें। मोहन सिंह ने नहीं किया। 1942 में आज़ाद हिंद फौज के विचार कैप्टन मोहन सिंह का था, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चला क्योंकि उन्हें पहले ही नज़रबंद किया जा चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 64 पर। 64 हमारा था 14-15 अगस्त में मध्य रात्रि के केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया? जल्दी से आप लोग बताएं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ये हमारा सुचेता कृपलानी ने किया था, नहीं, सुचेता कृपलानी जी के द्वारा जो है गाया गया। इन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला के रूप में मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष बाद कितने वर्ष रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे ये आपको बताना है। तो ये हमारा बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को हुआ, 69 को हुआ था और 1893 में एक गुजराती व्यापारी से मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ जो है 9 जनवरी 1915 को भारत वो वापस लौटते हैं। लगभग 21 वर्ष जो है वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। ये BPSC भी कई बार क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछा है और BPSC आपका टीचर एग्ज़ाम भी ले रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आते हैं। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक किसने कहा था? जल्दी से बताएं आप लोग। 66 नंबर, ये हमारा वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA नहीं का कमांडर कौन थे? 67 नंबर, हमारा कैप्टन मोहन सिंह थे। नहीं, 67 का 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलाया की आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और 7 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 68 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कथनों पर आपको विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का संस्थापक में से एक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आप लोग बताइए। 68 का हमारा C हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों चाहिए। चलिए 69 की तरफ चलते हम लोग हैं जल्दी जल्दी। 69 हमारा है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो 69 हमारा, क्योंकि वहाँ जो है चौरा चौरी का हिंसा हुई थी, जिसके कारण जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में पुलिस थाने में जो है आग लगा दी, जिससे कि 22 पुलिसकर्मियों का जो है जिंदा जल जाने से गांधी जी बहुत दुखी होकर इन्होंने जो है वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग बताएं। ये हमारा D हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्संरचना पर जो है आधारित है। 71 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किसने वृक्षों को रोपण प्रोत्साहित किया जाता है? 71 में हमारा हो जाएगा बहुउद्देशीय वाले जो है फल फूल चारा ईंधन दे सके, इसका उद्देश्य होता है रोजगार सृजन करना। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्मार्ट जेल क्या होता है? स्मार्ट जेल जो है हमारा एक पदार्थ होता है जो जीवन तंत्रों का नकल करता है। 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा भारत का प्रथम राज्य था जिसने प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी? 73 तो हमारा हिमाचल प्रदेश है। नहीं, फल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है यह उद्योग। प्लास्टिक की थैलियों पर जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए देखते हुए इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक थैलियों पर पूरी तरीक़ा से प्रतिबंध लगा दिया। अभी हाल में एक देश भी ने जो है पूरी तरीक़ा से बंद किया है। वह कौन सा देश है? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको कमेंट में देना है। चलिए 74 नंबर पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 पर कहता वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने से निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो क्या घटित नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है जो पर्यावरण को असंतुलन का कारण भी होती है। तो हमारा समुद्र का तल घट जाएगा। नहीं, समुद्र जो वायुमंडल की वृद्धि पृथ्वी के वातावरण गर्म करेगी और ध्रुवों की बर्फ़ जो है पिघलेगी और समुद्र का तल जो है तट जो है घट जाएगी। तल हम पढ़े हैं बार बार। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। निम्न में वृक्षों में से बताना आपको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। कौन सा वृक्ष ऐसा है? तो ये हमारा यूकलिप्टस वृक्ष के लिए जो है जल अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी कमी से यह वृक्ष मृदा का ह्यूमस को सोख लेता है, तो इसलिए इसको संकट माना जाता है हमारे पर्यावरण के लिए। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किसी प्रजाति को भारतीय विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई? 25 वर्ष या 40 वर्ष या 50 वर्ष। तो हमारा 76 का आंसर हो जाएगा C, 40 वर्ष। किस प्रजाति का विलुप्त माना जाता है जो 40 वर्ष से जो अधिक से विलुप्त है? नहीं, तो इस तरीक़ा से इसके आगे आपको मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, तो मैथ रीजनिंग आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है घर पर ही, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये प्रयास? मेरा छोटा सा एक प्रयास था आप लोग के लिए। BPSC का जो एग्ज़ाम्स है 1 to 5 के लिए खासकर काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है 1 to 5 में। इसलिए आप लोग 1 to 5 में अभ्यर्थी ज़्यादा हो रहे हैं, 2 लाख पार कर गए हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दें अब 1 to 5 के टीचर जो बनेंगे, क्योंकि इस बार टक्कर जोड़ों का है, तो इसलिए आप लोग तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय